हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जीके पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो उसका आज फोर्थ पार्ट है। चलिए देखते हैं, आज थोड़ा लंबा हो सकता है मे बी। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। निम्न में से किसका कौन सा कायांतरिक चट्टानों के निर्माण का एक उदाहरण। पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ चौक, चौक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट और फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट। ये क्यों होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्लेट का निर्माण हम लोग क्यों मानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक का है? तो जनरली क्या होता है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है, यानी रूपांतरिक चट्टान जो होती है, वो क्या होती है, कैसे? तो जब क्या नॉर्मल जो स्टोन होती है, चाहे जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रॉक होती है, उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से वो लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो मेटामॉर्फिक का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्लेट देखने के लिए हमें मिलता है, तो क्या एक जगह इकट्ठे होने से बनते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉक। इनमें से कौन सा एक चट्टान, ठीक है, चट्टान नहीं है। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है और क्वार्ट्ज है। तो कौन सा चट्टान नहीं है, रॉक नहीं है? ग्रेनाइट पढ़े थे, ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? एग्जांपल में आंसर देके बताइएगा। लाइमस्टोन भी रॉक होता है, क्वार्ट्ज भी रॉक होता है। क्वार्ट्ज नहीं रॉक होता है, आप बताइए। मार्बल रॉक होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज रॉक नहीं होता है। ये क्या होता है? तो क्वार्ट्ज एक टाइप का क्या है? तो ये मिनरल है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या है? मिनरल है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो ताजमहल बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? तो ताजमहल हमारा बना हुआ है मार्बल से। ठीक है, मार्बल क्या होता है? मार्बल कौन सा रॉक होता है? आप कमेंट में आंसर देके बताइए सर। यानी ये संगमरमर जो है कौन सा रॉक है? आप कमेंट में आंसर देके बताइए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य सत्य है? पहला है इग्निस रॉक आर यूज्ड एज अ फ्यूल बाय इग्निटिंग देम। आग्नेय चट्टानों का उपयोग उन्हें जलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक कैन नेवर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक और मैग्मा। थर्ड है इग्निस रॉक कैन चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चौथा ऑप्शन है मैग्मा कैन फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक ऑन कूलिंग। जब मैग्मा ठंडा होगा तो वो क्या बनेगा? तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो आपको बताते हैं, देखिए, क्या इग्निस रॉक को जलाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या कहता है? सेडिमेंट्री रॉक कैन नेवर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब चेंज तो होगा ना, कि रॉक साइकिल का प्रोसेस है, एक रॉक दूसरे रॉक का फॉर्म में जाएगा ही। तो इसमें नहीं कह रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, कहता है कि मैग्मा के ठंडा होने पर अवसादी चट्टान बन सकता है। मैग्मा जब ठंडा होता है तो कौन सा बनता है? वो बनता है आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान बोलेंगे तो कौन सा चट्टान? तो वो हमारा हो जाएगा इग्निस रॉक बनता है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच गया, इग्निस रॉक कैन चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जब इसको लंबे समय तक छोड़ देंगे तो कौन सा रॉक बन जाएगा? तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या करना है कि हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स जो स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑन सॉलिडिफिकेशन मोल्टन मैग्मा फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। पहला स्टेटमेंट देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है इग्निस रॉक कैन बी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ये तो सही होगा कि इग्निस रॉक इंट्रूसिव होता है, नहीं तो एक्सट्रूसिव होता है। तीसरा, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जी हाँ, ये भी सही है। 2 नंबर सही होगा, 3 नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इग्निस रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी बात सही है कि इग्निस डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे था कि सॉलिडिफिकेशन और मोल्टेन मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अभी परे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आग्नेय चट्टान इग्निस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, 3 सही होंगे। पहला फॉल्स, 3 सही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वेरियस फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स एंड फ्लूइड विद इन द वेल बोर इज नोन एज। एक वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों के मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है वेल लॉगिंग, दूसरा ड्रिलिंग,
तीसरा है रिजर्वियर मॉडलिंग और चौथा है एनहांस ऑयल रिकवरी टेक्निक। अब हम बात करें तो ड्रिलिंग में क्या खोदने से रिलेटेड है। जब कह रहा है कि तरल पदार्थों का पता कर रहा है तो खोदने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। रिजर्वियर की बात कहाँ होती है, जहां पानी इकट्ठा होगा वहां बात होगी, ठीक है। ऑयल रिकवरी, ऑयल की कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा। वेल लॉगिंग, वेल लॉगिंग क्या होता है? वेल लॉगिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, रॉक और उसके फ्लूइड प्रॉपर्टी चाहे गैस जो होती है उनके बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल रिपॉल। वो जल के स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वीफायर बोलते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी गरम गरम झरना वाला पानी निकलेगा, ये तो होगा ही नहीं। ग्लेशियर हिमनद पिघलने की वजह, मतलब क्या, बर्फ पिघलने की वजह से होता है, ये होगा नहीं। गीजर से भी गर्म पानी निकलता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्वीफायर, एक्वीफर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक और फॉर्मिंग silicate minerals that constitute more than 50% of Earth's crust and is widely used in glass and ceramic industry। ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जो 50% से पृथ्वी की परत में 50% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा था? तो हम लोग पढ़े थे कि फेल्सफर जो होता है वो 50% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसका अलावा पायरोक्सिन की बात करेंगे तो कितना परसेंट पाया जाता है? पायरोक्सिन हमारा 10% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एम्फीबोल कितना पाया जाता है? तो एम्फीबोल 7% पाया जाता है। और बाकी में क्या पाया जाता है? बाकी में ये वाला पाया जाता है, जियोलाइट्स, ठीक है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए और बी में हमें करेक्ट मैच लगाना है, कहना है इग्नीज रॉक क्या होता है। हमें पता है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला ये है कि ट्रांसफॉर्म इट्स केमिकल क्वालिटीज टू फॉर्म अदर टाइप ऑफ रॉक्स। दूसरा है डिराइव फ्रॉम मैग्मा दैट आर पोर्ड आउट एंड इंजेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। तो एक का तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, फाउंड फ्रॉम फ्रैगमेंट ऑफ अदर रॉक्स ऑन रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ये अवशेषों से कौन सा बनता है? तो हमें पता अवशेषों से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। एक का ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक का ऑप्शन नंबर सी हमको यही दिख रहा है, तो लेकिन यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, इग्नीज रॉक। तो जब मैग्मा हुआ होता है, पॉर आउट होता है, यानी वो बाहर निकलता है, इंजेक्ट होता है और उसके सरफेस पे आता है, तो ये फॉर्म होता है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होगा? तो रासायनिक गुणों में चेंज हो जाएगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। ऐसे सिंगल एक ऑप्शन देख के भी नहीं पता होता तो वैसे मैच कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, तो कहता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी डील्स विथ, संरचनात्मक भूविज्ञान किससे संबंधित है? पहला कहता है कि द एज ऑफ रॉक। दूसरा क्या है कि मिट्टी के घटक और रासायनिक प्रकृति यानी कंपोनेंट ऑफ केमिकल एंड नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। तीसरा कहता है द फॉर्म, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड द कॉज ऑफ रॉक्स स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद चौथा है द कॉज ऑफ वोल्केनो फॉर्मेशन। वोल्केनो फॉर्मेशन का जियोलॉजी से क्या लेना देना है? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से, ठीक है। रॉक की एज निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये आप कमेंट में आंसर देके बताइए। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। केमिकल भूविज्ञान है, तो केमिकल कंपोनेंट से सॉइल से इसका कोई रिलेशन है, सॉइल से रिलेशन है, लेकिन केमिकल नेचर से रिलेशन इसका नहीं है, ठीक है। बच सिंपल सा इतना सा बच गया कि हमें डेफिनेशन की यहाँ जरूरत थी, तो डेफिनेशन कहाँ देखने के लिए मिल रहा था? तो यहाँ पे कि द फॉर्म, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड द कॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन, ठीक है। रॉक की स्ट्रक्चर, उसके विकास के रूप, वर्गीकरण, इन सब के मिक्सचर को स्ट्रक्चरल ज्योग्राफिक कहते हैं, ठीक है, सॉरी जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन येलोइश ग्रीन टू ग्रीन कलर्ड gemstone often found in mafic and ultramafic igneous rocks such as basalt, gabbro, dunic, diabase and peridotite। कहता है निम्न में से कौन सा एक पीला रंग से हरे रंग का रत्न है जो अक्सर बेसाल्ट, गैब्रो, गुनाइट, डायबेस और पेरिडोटाइट जैसे मैफिक और अल्ट्रामैफिक आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है? वो कौन सा है? पहला है हमारा ऑप्शन, ठीक है, क्या, बोर्नाइट। दूसरा ऑप्शन है हमारा लिवलिन। तीसरा है ट्रेमोलाइट और चौथा है ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट का कलर तो ग्रीन देखने के लिए मिलता नहीं है, बोनाइट हम जानते नहीं है। एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ओ छोटा है, ओलिविन, ठीक है, ओलिविन लिख लेना, ओलिविन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ओलिविन जो होता है वो कौन से ग्रीन से मतलब येलोइश ग्रीन कलर के बीच में देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक। किसको सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं हम लोग? तो बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक की बात करता है। तो दो टाइप से, तीन टाइप से रॉक का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से टाइप से? एक तो ऑर्गेनिकली बनेगा, ठीक है, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली यानी बायोलॉजिकली बोल लो, दूसरा केमिकली बन जाएगा, ठीक है। तो जी जो ये दो तीन टाइप के रॉक बने, मतलब ऑर्गेनिकली चाहे बायोलॉजिकली एक ही टाइप का हुआ, तो इनमें कौन कौन से टाइप के रॉक देखने के लिए मिलते हैं हमको? तो इनमें चॉक होता है, लाइमस्टोन होता है, कोल होता है और गेस्ट्राइट्स देखने के लिए मिलता है। तो हमको तो चौक यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, मार्बल भी सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है, लेकिन हमारा लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकली फॉर्म रॉक का एग्जाम्पल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का एक विशेषता है? तो सेडिमेंट्री रॉक के विशेषता कौन कौन से? एक कहता है लिनिएशन, दूसरा बैंड, तीसरा फोलिएशन, चौथा लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें सेडिमेंट क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक जगह ज्वाइंट हो जाते हैं, लिथिफिकेशन होगा ना। लिनिएशन, बैंड तो देखने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है, फोलिएशन परे नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? लिथिफिकेशन। नेक्स्ट आएंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इग्नीज रॉक आते हैं, कितने टाइप के इग्नीज रॉक देखने के लिए मिलते हैं? हम लोग जानते हैं सिर्फ दो टाइप के इग्नीज रॉक देखने के लिए मिलते हैं, एक इंट्रूसिव, दूसरा एक्सट्रूसिव, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक वेयर वंस इग्नीज और सेडिमेंट्री बट हैव मेटामॉर्फोस एज रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से? वो कौन सा रॉक था जो स्टार्टिंग में तो इग्नीज था, सेडिमेंट्री रॉक था, लेकिन उस पर जब इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ा अर्थ के क्रस्ट के नीचे दबने की वजह से, तो वो मेटामॉर्फोज्ड हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन है? ग्रेनाइट है, क्वार्टजाइट है, सैंडस्टोन है, बेसाल्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्वार्टजाइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फ्लोट ऑन वाटर। कौन सा रॉक पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिक और स्लेट। क्या हो जाएगा? हमारा प्यूमिक है, ये पानी के ऊपर तैरने वाला रॉक है। प्यूमिक कौन सा रॉक है? तो ये एक टाइप का इग्नीज रॉक है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये फ्लोट करता है, इसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट ऑन द अर्थ, द इरप्ट मटेरियल इज टिपिकली अ लिक्विड रॉक इज नोन एज। सिंपल सी बात है, जब पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी फटा तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकला उसको मॉल्टेन मैग्मा बोले, और बाहर आ गया तो मॉल्टेन मैग्मा क्या कहलाया? तो वो लावा कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कि what was the name of the mega ocean that surrounded in the single continent mass before the continental drift as described at Alfred Wegener। अल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीपीय बहाव कौन सा था, मतलब सबसे ज्यादा मास में कॉन्टिनेंट कौन सा था? दो था, एक पेंजिया था, दूसरा पैंथालासा था। पैंथालासा क्या था? ठीक है, पैंथालासा लैंड था और पेंजिया, सॉरी, पेंजिया क्या था? लैंड था, और पैंथालासा क्या था? तो वाटर बॉडी थी, ठीक है, बात खत्म। आगे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ विच इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन हैज द एवरेज ग्रेडियंट। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, महाद्वीपीय सेल का ग्रेडियंट कितना देखने के लिए मिलता है? तो वो कितना देखने के लिए मिलता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 8, 5, ठीक है। तो कितना? 1 डिग्री, चाहे उससे कम जो होता है तभी तो शैलो कहा जाएगा कि जब 1 डिग्री से कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अब सेल्फ की तो बात हो गई, अब बताओ स्लोप कितना पे होता है। तो स्लोप जो होता है वो डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, स्टीप माना जाता है कि अंडर वाटर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट में से एक स्लोप आता है, एकदम से नीचे डाउन हो जाता है। राइज कितना होता है, राइज होता है 0.5 से लेके 1 डिग्री तक राइज माना जाता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा आप कमेंट में अबेसियल प्लेन किसको बोलते हैं, ठीक है। अबेसियल प्लेन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द अरेबियन सी इज एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, किस ओशन का एक्सटेंशन है अरेबियन सी। तो हम लोग बात करें, पहला ऑप्शन है कि पैसिफिक ओशन का, दूसरा सदर्न ओशन का, तीसरा आर्कटिक ओशन का, चौथा इंडियन ओशन का। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो ये इंडियन ओशन का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है, किसका, अरेबियन सी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन ईस्ट। कौन सा ऐसा ओशन है जिसके नॉर्थ में, नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने के लिए मिलता है। तो वो कौन सा ओशन है, तो वो हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन एक्सटेंड इनटू द मेडिटेरियन सी। कौन सा ओशन मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है, यानी भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो वो कौन सा ओशन है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन तो नीचे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन ना, ये तो होगा ही नहीं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन इस साइड में देखिए, नहीं, ठीक है। अटलांटिक ओशन बच गया और आर्कटिक ओशन बच गया। आर्कटिक ओशन ऊपर होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे कौन सा है, अटलांटिक ओशन, हो गया ऑप्शन नंबर, आंसर हो गया, ठीक है। अगला है कि द पीरियड ग्रोथ एंड द ड्रॉप ऑफ सी वाटर लेवल इज नोन एज। अगर समुद्र की पानी दिन ब दिन घटते जाए, ठीक है, वृद्धि हो रही है और उसमें गिरावट हो रहा है, तो उसको किस रूप से हम लोग जानते हैं, तो उसको टॉइड बोलते हैं, टाइड बोलते हैं, सॉरी टॉइड नहीं, टाइड बोलते हैं। ज्वार और भाटा, लो टाइड एंड हाई टाइड, दो नाम देते हैं, ठीक है। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वेयर डज द लोअर सैलिनिटी वाटर रस्ट विद द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। उच्च लवणता वाले सघन जल के साथ कम लवणता वाले जल कहाँ रहता है, तो कहाँ हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा। अगर कम लवणता होगा तो ऊपर चला जाएगा और उच्च लवणता होगा तो वो नीचे आ जाएगा। क्यों, कि मानो उच्च लवणता होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सैलिनिटी जिस वाटर की होगी, हाई सैलिनिटी होगी, वो नीचे आ जाएगी और लोअर सैलिनिटी वाली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि विच ऑफ इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशन अकॉर्डिंग टू द साइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़े से छोटे ओशन के साइज में जाना है हमको, तो सबसे बड़ा ओशन हम लोग कौन सा जानते हैं, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, ठीक है। ऑर्डर लगा लेते हैं, ये पे सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन उसके बाद, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा हमारा इंडियन ओशन है और चौथा हमारा, सॉरी, चौथा हमारा अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। तो वन पहले पैसिफिक, दूसरे में अटलांटिक। पैसिफिक और इंडियन तो ये भी नहीं है, पैसिफिक और अंटार्कटिक ये भी नहीं, पैसिफिक और अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, देन अंटार्कटिक ओशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडियन पहले, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कि आइडेंटिफाई द ऑड पोर्शन इन द रिलेशन ऑफ द ओशनिक लेयर। ओशनिक लेयर के संबंध में बेमेल कौन सा है, कि इनमें से कौन सा ओशनिक लेयर नहीं है, ठीक है। तो ओशनिक डीप है, ये होता है, ठीक है। ओशनिक स्लोप क्या है, होता है महासागरीय ढलान, जी हाँ ये नहीं होता। ऐसे पूछो जी हाँ होता है, लेकिन ओशनिक स्लोप नहीं होता है। देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप और ओशनिक डीप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ओशनिक स्लोप देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आएंगे 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, तो मरियाना ट्रेंच हमें इंडियन ओशन में तो है नहीं, कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलता है। इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, आप कमेंट में मरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा, वो कमेंट में आंसर देख बताइएगा, रिपीट प्लीज बोल लो, पॉइंट बोल, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि पृथ्वी का कितना जल महासागरों में, ठीक है। तो
कितना परसेंट जल? 7% जल, 37%, फिर से 7 है, इसको 17 बना लो, ठीक है। और चौथा ऑप्शन 97, तो 97% जो वाटर है वो कहाँ पे है? तो ओशन में है, ठीक है। आप बताइए कि ग्राउंड वाटर कितना देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर कितना है, और बताइएगा कि आइस कैप्स में कितना वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन, अगला है 28 नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश? अर्थ का कितना परसेंट वाटर फ्रेश है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी ताजा चाहे मीठा पानी, ठीक है, कितना परसेंट है? तो वो सबसे कम वाला ऑप्शन देख लो, 2.7%, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर की औसत लवणता, उसकी एवरेज सैलिनिटी कितनी है वो इंडियन ओशन की, तो इसकी एवरेज सैलिनिटी कितनी देखने के लिए मिलती है? तो वो कितनी है? ये भी ऑप्शन सेम हो गया, दो ऑप्शन, 350, ठीक है, सॉरी 350 बोला, 35। तो आगे आते हैं नेक्स्ट कि अब यहाँ पे ये 35 कैसे हुआ, ये बात करते हैं। जो सैलिनिटी है वो लोएस्ट 33 देखने के लिए मिलती है और हाईएस्ट 37 देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पे एवरेज पूछा है तो आप इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दोगे, ऐड करोगे तो कितना होगा? 70/2 कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी कितनी देखने के लिए मिलती है? तो 35 देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कितना है? तो पर मिलियन क्यूब में। आगे आएंगे कि द लोएस्ट नोन पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड विच इज प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आ गई ना बात जिसके बारे में हमने बात की थी, क्या बोलते हैं उसको? चैलेंजर डिप बोलते हैं। कहाँ पे है? तो मरियाना ट्रेंच में ना, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कि विच वाटर बॉडी कवर्स एन एरिया ऑफ कितना? तो 1,55,58,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड मेक अप 4.3% ऑफ द ग्लोबल ओशन। लगभग पूरे ग्लोबल ओशन का 4.3 पार्ट कौन सा जल निकाय कवर करती है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा देखो इसमें इंडियन ओशन आना नहीं चाहिए, इंडियन ओशन का इससे ज्यादा साइज है, तो 4.3% में क्या हो जाएगा? सदर्न ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो कौन सा ऑप्शन है? तो आर्टिक ओशन हमारा हो जाएगा 4.3%, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी शेल्फ मगन तट कौन सी है? वो कौन सी है? तो पहला है इंडिया का शेल्फ, उसके बाद हिंद महासागर का शेल्फ, प्रशांत महासागर का शेल्फ, और चौथा है साइबेरियन शेल्फ, किसका? आर्कटिक ओशन का। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी, साइबेरियन शेल्फ है आर्कटिक ओशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ इन द सेंट्रल डिप्रेशन। कहां पे कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति और केंद्रीय गर्त देखने के लिए मिलता है? तो ये बात करें कहा किस में देखने के लिए मिलता है? तो अटोल में देखने के लिए मिलता है। आप बताइएगा कि अटोल के फॉर्मेशन में क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्या रेस्पॉन्सिबल होता है अटोल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आएंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है कि नॉर्थ वेस्ट कैनन, द नॉर्थ वेस्ट कैनियंस एंड द सी माउंट मरीन नेशन माउंटेन इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है ये दोनों? तो कहां पे लोकेटेड है? तो ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इंडिया सबसे पहले तो गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, इंडिया होगा पार्ट, तो ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट होगा, ठीक है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्ट हो रहा है तो नॉर्थ अमेरिका वाला तो पार्ट होगा, इन साउथ अमेरिका वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि साउथ अमेरिका ऊपर के साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज ग्रेट बैरियर रीफ? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ हमें कहां देखने के लिए मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलता है। इंडिया में कोरल रीफ सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कोरल रीफ सबसे ज्यादा इंडिया में कहां देखने के लिए मिलता है? आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइए। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, मिलियंस ऑफ इयर्स एगो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय द लार्ज सी
नोन एज। ठीक है, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था। इसे किस रूप में जानते हैं? इसको हम लोग क्या, जहां आज पे हिमालय है उसको क्या बोलते थे? टेथिस सी था। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टाइफून तो चक्रवात को बोलते हैं, तो ऐसे ही ऑप्शन से गायब हो जाएगा। प्रोमीथियस जो पुराने लोग हैं उनको बोलते हैं, तो ये ऐसा ही कट गया। एजियंस ये ग्रुप वाले हैं ही नहीं, इनको बाहर फेंक दो। टेथिस सी बच गया, सी की बात की है ना। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ सी फ्लोर। अब की बार पूछ रहा है सी फ्लोर का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, वहां इसके पहले लेयर्स का पूछा था ना। ठीक है, अब इसमें 3 लेयर्स वाले होंगे, एक फ्लोर वाला होगा। ठीक है, तो अब सेल्फ वाले वर्ड ढूंढ लो। तो सेल्फ वाले 2 वर्ड देखने के लिए तुमको मिलेगा। कौन सा? एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ और एक डीप सी सेल्फ। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पढ़े थे सेल्फ वाला क्वेश्चन कहाँ गया? क्या क्या था? कॉन्टिनेंटल स्लोप था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ था और ओशनिक डीप था। 3 ऑप्शन यहाँ से हटा दो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से 3 ऑप्शन हटा दो, तो ऑप्शन नंबर क्या बच जाएगा? ये तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। कैसे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात है, डीप सी प्लेन होगा नहीं, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा नहीं, बच कौन सा जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी की द डीप सी सेल्फ। गहरा समुद्री सेल्फ जो होता है वो किसका पार्ट नहीं है? तो वो ओशनिक फ्लोर का पार्ट नहीं है। ठीक है, छाटने में आसानी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 39 नंबर पे कि द थर्मोक्लाइन लेयर इज द डैश लेयर ऑफ द ओशन। थर्मोक्लाइन परत महासागर की कौन सी परत होती है? तो थर्मोक्लाइन परत पहली होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है। कौन सी होती है? तो दूसरी परत होती है। पहली परत कौन सी होती है? कमेंट में आंसर देके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए आप। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इज प्रेजेंट ऑन द सदर्न साइड ऑफ द एशिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो एशिया के दक्षिणी भाग में मौजूद है? कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे पढ़े थे 3 ऑर्डर लगाए थे, पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक, देन इंडियन। तो इंडियन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। ऐसे ऑप्शन से छांटते नहीं याद रहता, याद था कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, गया बंगाल की खाड़ी बे की बात हो ही नहीं रही है। सदर्न ओशन आ गया और इंडियन ओशन आ गया। सदर्न ओशन छोटा है, 4.3% में अप्रॉक्स फैला हुआ है, ये बच क्या जाएगा? इंडियन ओशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन concerned with the description and the classification of a topographic feature। अर्थ के टोपोग्राफी फीचर के लिए भू आकृति विशेषताओं का वर्गीकरण विवरण क्या कहलाता है? ठीक है, एसएससीजीएल के सीएचएसएल के 26 तारीख 6 महीने 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब? तो इसको क्या बोलते हैं? तो जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी मौसम से है तो खत्म हो जाए। इथियोलॉजी पढ़े नहीं है, आर्कियोलॉजी पढ़े नहीं है अभी, एक्रोलॉजी, तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं, तो जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश प्लेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। मैदान कौन सा मैदान? चूना पत्थर और डोलोमाइट जिसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है, तो कौन सा बनता है? उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वियरिंग अवे हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 एजेंट की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वियरिंग अवे है लैंडस्केप एजेंट के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग में टूटना होता है और इरोजन में हट जाना होता है उसके सरफेस का। नेक्स्ट आएंगे, कहता है कि साहेल इज an area in Africa that has lost a huge area of productive land in the last century due to the excessive human activity and the climate change. The area is a glaring example of, किसका एग्जाम्पल है ये एरिया? ठीक है, साहेल जो अफ्रीका में एरिया है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल किसका है? तो डेजर्टिफिकेशन का, क्योंकि वहां पे उत्पादक भूमि खत्म हो गई है, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा ह्यूमन एक्टिविटी से, चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बात हो रही है अफ्रीका की, तो क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 5th नंबर क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आर फाउंड व्हेन स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप
प्लेन ऑफ द लो ग्रेडियंट। जब क्या होगा, कौन डिपोजिशनल की बात कर, डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इरोजन नहीं होके डिपोजिशन हो रहा है, स्ट्रीम पानी के बहाव की वजह से आएगी, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, तो वो किसका फॉर्मेशन होता है, जब बहुत सारा क्या होगा, सॉरी क्या बोल रहे थे हम लोग, तो डिपोजिशन होगा बहुत सारे सैंडस्टोन का, तो वो एलोवियल फैंस बनेंगे, फ्लड प्लेन्स पानी की वजह से बनेगा। तो यहाँ पे बात तो हो नहीं रही है कहीं पानी की, ठीक है, फ्लड प्लेन नॉर्मल एरिया में होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तटबंध बनाने के लेवीज यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है, लेवीज का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में तट, इधर पानी, ठीक है, चाहे लेवीज बन गया, इधर इधर पानी रहा और ये लेवीज कहलाया ऊपर वाला पार्ट। नेक्स्ट आएंगे कि मशरूम रॉक किसका एग्जांपल है, किसके कारण से बनता है मशरूम रॉक, तो मशरूम रॉक किसके कारण से बनता है, क्या ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से, ग्लेशियर डिपॉजिट, पानी का जरूरत है इसमें, वाटर बहा के ले जाएगा, नहीं जी, क्या होगा, सी वेव्स की वजह से, नहीं, विंड इरोजन की वजह से। कैसे होता है, एक बहुत सारा चट्टान रहता है, ठीक है, अब वही चट्टान के नीचे से खिसक जाता है और वो मशरूम का फॉर्मेशन बन जाता है, हवा इधर से खींच के ले जाती है, इधर से खींच के ले जाती है और ये मशरूम रॉक बन जाता है, ऐसा बनता है, ऐसे ये मशरूम रॉक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन सा सॉइल के फॉर्मेशन का कारण नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है क्लाइमेट, दूसरा है पैरेलल मटेरियल, तीसरा है लैंडस्लाइड, चौथा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अस्लाकृति की बात है, पेरेंटल मटेरियल के कारण मिट्टी बनेगी, क्योंकि अगर मिट्टी में ह्यूमस होगा तब मिट्टी का फॉर्मेशन अच्छा होगा, इसमें मटेरियल्स होंगे तो इसका भी जरूरत है, ये भी जरूरी है। क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल है मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए, अगर पानी आया किस टाइप से है, लैंडस्लाइड में जमीन ही खिसक जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी लैंडस्लाइड की वजह से क्या होगा, तो ये इसमें तो जमीन ही खिसक जाएगी, इसमें फॉर्मेशन करना है ना कि हटाना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का निम्न में से कौन सा एक व्यापक शमन तकनीक नहीं है, ठीक है। पहले है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग, की कंस्ट्रक्शन कर दी, दीवार बना दी उसके सामने जिससे लैंडस्लाइड रुक गई, सही बात है, दीवार बनाने से हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है कि क्या कहता है, वर्षा और झरने के प्रभाव के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करेंगे, सतही जल निकासी बना देंगे, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है कि हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, ठीक है, उन क्षेत्र का पता लगाएंगे और मानचित्र पे उनको मार्क कर लेंगे, तो ये भी एक टेक्निक है, तभी तो उनके बारे में वहां पे हम लोग कुछ नया फॉर्मेशन टेक्निक लगाएंगे जिससे वो स्टॉप हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऑप्शन बच जाएगा। कहता है रिडक्शन ऑफ वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड रोकने के लिए अगर हम लोग वनस्पति पेड़ पौधे ही हटा देंगे तो लैंडस्लाइड वो जमीन के नीचे वो रहेगी नहीं, क्या उसकी जड़ें उसको पकड़ के नहीं रखेगी, तो जमीन खिसकेगा ही ना, तो ये एक ऑप्शन गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही इस क्वेश्चन की वजह से होगा, लेकिन ऑपोजिट आंसर पूछ रहा था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट दून इंडिया का कौन सा है, तो वो कौन सा है, लार्जेस्ट दून देहरादून, कहानी खत्म है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन, का मीनिंग क्या होता है, हिमोड यानी मोरेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, का मीनिंग बता दो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेल्टिंग ऑफ द कम्युलेट स्नो, जब मेल्ट होगा तो इसको आइस कैप्स मेल्ट होते हैं, सॉरी आइस कैप मेल्ट होंगे तो उनको ग्लेशियर नाम देंगे, गया। वैलीज इन द वर्टिकल स्लाइड एंड द वाइड फ्लोर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वैली की बात कर रहा है, 2 टाइप की वैली बनती है, एक हैंगिंग वैली बनती है, ठीक है, और एक वाटर वैली बनेगी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है मोरेन क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज की बोलते हैं, नदियों के सहायक को बोलते हैं, नहीं भाई अभी तो नदी पर है ही नहीं, कहां से हो जाएगा। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा जो मटेरियल का डिपोजिशन होगा उसको बोलेंगे
हम लोग मोरेन। देखो यहाँ पे पिघला है तो उसको तो ग्लेशियर बोल देंगे ना, ग्लेशियर पिघला है, और ये ग्लेशियर पिघल के उनका डिपोजिट कर रहा है मटेरियल का, उसको मोरेन बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि व्हेन अ ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड द fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such a sand is deposited in large area is called। ठीक है, अब यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। मशरूम क्या होता है? इरोजन की वजह से होता है। मोरेन डिपोजिशन की वजह से होता है, लेकिन किस टाइप के डिपोजिशन की वजह से? तो ग्लेशियर डिपोजिशन की वजह से। इसमें ग्लेशियर के बारे में बोला नहीं कि हवा बहा के ले जा रही है। हैशटैग समुद्री स्तंभ बात ही नहीं है, बच क्या जाएगा? लोइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेम एन ओवल शेप्ड रेंज ऑफ द हिल्स स्कल्प्टेड बाय ग्लेशियर फ्लो। ग्लेशियर फ्लो की वजह से ओवल शेप का जो हिल बनेगा उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रमलिन बोलते हैं। ठीक है, मोरेन अभी पर मोरेन होगा नहीं। एस्कर क्या होता है? आप कमेंट में आंसर देके बताइए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सील्ड वोल्केनो दैट इज लार्ज बट नॉट स्टीप एंड हुज मैग्मा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैफिक। किसका मैग्मा मैफिक होता है? जो कि कहता है एक प्रकार का सील ज्वालामुखी है जो कि बड़ा होता है लेकिन ढलान वाला नहीं होता है, और उसका मैग्मा हमेशा मैफिक होता है। तो किसका होता है? तो उसका एग्जांपल बोल रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी का बात पूछा है तो क्या? सी फ्लोर वाली ज्वालामुखी। सी फ्लोर वाली ज्वालामुखी तो अंदर ही रह जाती, तो ऊंची होगी नहीं। कंपोजिट ज्वालामुखी दोनों का मिक्स बोल रहा है, या तो चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी। किम्बरलाइट पर है नहीं, एक ही बच गया क्या? किलवा वोल्केनो हवाई वाला। किसका एग्जांपल है? तो एक सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। यहाँ पे ब्रेकिंग अप है, तो ब्रेकिंग अप क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग अप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग, आप बताइए। यहाँ पे हम लोग बोले थे इरोजन किसको बोले थे? जब वियरिंग अवे। ठीक है, वेयरिंग अवे। ठीक है, ब्रेकिंग अप क्या कहलाएगा? तो वेदरिंग कहलाएगा। ठीक है, अगला आएगा 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड। समुद्र के पानी के ऊपर लगभग लंबवत उठने वाले खरी चट्टानी तट को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सी क्लिफ बोलते हैं। केव्स किसको बोलते हैं? क्या हुआ कि ये समुद्र वाला पानी है, इतना बता देता हूं यहाँ पे कि ये समुद्र का पानी है। इधर चलो दूसरे कलर के पेन से ले लेते हैं, ब्लू। ये समुद्र का पानी है यहाँ पे। ठीक है, जब समुद्र का पानी है और मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है? चट्टान है। अब इस चट्टान को, रॉक को क्या करेगा? धीरे धीरे खोदना शुरू करेगा। ठीक है, पानी के दबाव की वजह से ये रॉक टूटेगी। ठीक है, ये अंदर आ जाएगी, रॉक टूटेगी। ठीक है, तो ये केव्स का निर्माण करेगी, तो सी केव्स कहलाता है। सी आर्क क्या कहलाता है? कि ये केव हो गया। ठीक है, अब यहां से ये वाला एरिया टूट गया केव का और यहां बन गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एरिया आर्क कहलाया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सबो लेक कैसा बनता है? गोखुर लेक। ठीक है, अब ये रहा, इससे एक अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया तो ये ऑक्सबो लेक कहलाया। सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन सा है? इंडिया का। आप एक कमेंट में आंसर देके बताइए। एशिया का ही है एक्चुअली में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल disintegration and chemical decomposition of rock of the crust of the earth by certain physical and the chemical agencies of the atmospheric is known as। ध्यान से पढ़िए कि वायुमंडल की कुछ भौगोलिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? उसको क्या बोलते हैं? पूरा घुमा फिरा के वही पूछा ना, क्या बोला? डिकम्पोजिशन बोला। कंपोजिशन नहीं होगा, डिकम्पोज हो जा रहे हैं। तो डिकम्पोज क्या होगा? तो उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं ना, डिकम्पोज को। कहानी खत्म। शायद इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें 3 से 4 चैप्टर को हमने कंबाइन करने का आपकी बार कोशिश किया है, क्योंकि बाई चैप्टर आपको भी ज्यादा हार्ड हो जाता। ठीक है, इससे आपको एक जगह काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो पढ़ने वाले हैं उनको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।